हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम जिस कंपनी की बात करने जा रहे हैं उसमें शायद आप में से कई लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की। और कहते हैं ना, कंपनी से जुड़े शख्सियत के नाम से ही आप कंपनी का अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ आपको भी अंदाजा लग चुका होगा कि कहानी क्या होने वाली है। हालांकि यहाँ बाबू मोशाय अनिल अंबानी जी ने कुछ टाइम पहले एक मधुर वाणी कही थी जो इन्वेस्टर को फंसाने के लिए काफी था। इन्होंने कहा था 2021 तक कंपनी होगी पूरी तरीके से डेट फ्री। अब डेट फ्री होगी या मार्केट से ही होगी फ्री, ये तो वक्त बताएगा। ये ना हम बता सकते हैं ना आप। अब यहां मैं कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात नहीं करूंगा, ना ही बात करूंगा इनके डाउनफॉल के ऊपर, क्योंकि इस पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जो कि आपको यहां स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो जो डाउनफॉल की कहानी जानना चाहते हैं वो प्लीज इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि चाहे आरकॉम हो, रिलायंस इंफ्रा हो या फिर रिलायंस पावर हो, सबके गिरने की वजह एक ही है, अनिल अंबानी और उनके कभी ना पूरे होने वाले शौक। यस, बिल्कुल सही। तो चलिए बढ़ते हैं, बट उससे पहले मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें, क्योंकि यहां पे आपको दिख रहे हैं एक से एक बेहतरीन वीडियो। और रात के 10:30 बजे का शो कभी मिस ना करना, जहां देता हूं 1 से 2 ट्रेड, आप कमा पाओगे पैसे। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए देख लीजिए ट्विटर, किस तरीके से लगातार एक से एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दी जा रही है। तो ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़े रहें, सब कुछ मिलता रहेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कोई भी बात करने के पहले इनके रेवेन्यू मॉडल को समझ लेते हैं, जो आपको यहां पर दिख रहा होगा, जिसमें इनकम फ्रॉम सेल ऑफ पावर एंड ट्रांसमिशन चार्जेस 84.2% का है, टॉल बिजनेस से 5.9%, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन बिजनेस से 7.9%। तो दोस्तों, रेवेन्यू मॉडल हमने आपको यहाँ इसलिए दिखाया क्योंकि कुछ लोग मार्केट में बज़ क्रिएट करते हैं कि टोल बिजनेस से इतना फायदा, ये टोल अब ओपन हो गए हैं, रिलायंस इंफ्रा को यहाँ से अब पैसा आएगा, बहुत तरह की बातें, न जाने क्या क्या। बट 5.9% का रेवेन्यू हिस्सेदारी रखने वाला ये सेगमेंट कितना कमा के दे सकता है, ये आपको खुद सोचना है। सेम अप्लाई होता है ईएनसी बिजनेस के ऊपर भी। इसलिए कहते हैं भेड़ चाल में भागने से बेहतर है पहले अंदर की कहानी को जान लें और आप खुद बताएं कि क्या आपको ये जानकारी थी, नहीं तो बस फंस के रह जाएंगे। और ये जो पावर ट्रांसमिशन चार्जेस का भी परसेंटेज आपको दिख रहा है, उसके पीछे की भी कहानी छुपी है, जो कि हम आगे आपको बताएंगे। तो अब चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के ऊपर, जहां पर आपके सामने फाइनेंशियल आपको दिख रहा होगा। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2020 में 19 के कंपैरिजन में गिरा है, बट फाइनेंशियल ईयर 2020 में हमें 771 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिलता है। वहीं अगर इन नंबर को क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो प्रॉफिट ज़्यादा क्लियर समझ में आएगी। तो यहाँ देखें Q3 19 में प्रॉफिट, उसके बाद फिर लॉस, और अभी फिर दिसंबर 2020 के क्वार्टर में प्रॉफिट। तो अपने Q3 19 प्रॉफिट के पीछे की वजह कंपनी ने खुद के स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन ऑर्डर बुक को बताया था। बाकी दिसंबर में क्यों प्रॉफिट हुआ ये हम बताएंगे, पूरी वीडियो को ध्यान से तो सुनिए। अब अगर कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो अनिल अंबानी जी अपने डेट वाले स्टेटमेंट पे बिल्कुल भी खरे उतरते नहीं दिख रहे हैं। वो क्यों? तो नंबर आपके सामने है, साथ ही कंपनी का ROCE भी बीते 2 सालों से गिरा है। हालांकि यहाँ जो एक बात गौर करने लायक है वो है इनका 5 साल का डेट टू इक्विटी रेशियो अपने इंडस्ट्री एवरेज से बेहतर है। वो क्यों? रीज़न तो जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी तो पोजीशन बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, ये होगी क्लियर, राइट। तो अगर बाकी के पैरामीटर पे गौर करें तो कंपनी यहाँ हाई इंटरेस्ट पे कर रही है अपने अर्निंग के कंपैरिजन में। साथ ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी इन्हें डाउनग्रेड कर रखा है और नन कोर इनकम भी इनका यहाँ इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। अगर शेयर होल्डिंग की यहाँ पे आप बात करो तो यहाँ म्यूचुअल फंड की होल्डिंग हम नील देख रहे हैं। एफआई ने भी अपनी पोजीशन को हल्का किया है और वहीं प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ बहुत कम है। तो जितनी है पूरी प्लेज है और बाकी बचे रिटेल एंड अदर्स जो पोजीशन को पकड़ के बैठे हैं। अगर प्राइस चार्ट में बात करें तो एक जो सबसे प्यारी सी चीज़
पहली बार इसमें अच्छी लग रही है कि ऑपरेटर एक बार बाहर होकर मार्केट एक नॉर्मल चाल से चल रहा है। तो अब चलते हैं रीसेंट डेवलपमेंट की तरफ। तो रिलायंस इंफ्रा लेड मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड के लीडरशिप धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं, साथ ही मेट्रो अथॉरिटी भी धीरे धीरे ऑपरेटिंग आवर बढ़ा रहे हैं। ऐसे में कंपनी को थोड़ा फायदा हो सकता है। हालांकि जिस तरीके से कोविड के केस वापस से मुंबई में बढ़ रहे हैं, ऐसे में कुछ क्लियर कह पाना मुश्किल है। साथ ही कुछ टाइम पहले सोर्स से ये भी खबर आ रही थी कि रिलायंस मुंबई मेट्रो में अपने स्टेक को बेचने के प्लानिंग में है, और आने वाले टाइम में अगर इस न्यूज़ का एग्जीक्यूशन होता हुआ आपको देखें तो आपको बिल्कुल हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा रिलायंस इंफ्रा ने कुछ टाइम पहले संघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप के साथ इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पावर प्लांट के लिए एक एग्रीमेंट किया था। हालांकि रिलायंस इंफ्रा यहाँ इक्विपमेंट परचेज का अमाउंट नहीं पे कर पाई थी। ऐसे में आर्बिट्रेशन मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से इन्हें मेजर झटका मिला है और अराउंड 900 करोड़ के एसेट को थर्ड पार्टी को सेल पे रोक लगा दिया गया है। इसके अलावा कंपनी ने PKTCL के अपने पूरे स्टेक को इंडिया ग्रिड को 900 करोड़ में बेच दिया। साथ ही इन्होंने अपने दिल्ली आगरा रोड प्रोजेक्ट को भी डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस के तहत 3600 करोड़ में क्यूब हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर को सेल कर दिया। इतना ही नहीं, कुछ महीनों पहले अराउंड 2.9 करोड़ का ड्यू रिकवरी मामले में यस बैंक ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के 3 प्रॉपर्टी का पोजीशन भी ले लिया है। हालांकि अनिल अंबानी ने जब डेट फ्री वाला स्टेटमेंट दिया था तो उन्होंने ये भी कहा था कि आने वाले दिनों में ADAG रिलायंस पावर में अपना स्टेक बढ़ाएगी। तो यहाँ आपको एक बात वाकिफ करा दूं कि रिलायंस पावर भी कोई बहुत साफ सुथरी कंपनी नहीं है। ये ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कर चुकी है अपने लोन अगेंस्ट कॉन्सोर्टियम ऑफ लेंडर्स पे, और जिन्होंने रिलायंस पावर में इन्वेस्ट किया होगा उन्हें इसका दर्द अच्छे से पता होगा कि कैसे कभी 331 रुपये पे हाई पे ट्रेड करने वाला ये शेयर आज महज 4.70 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल यहाँ चीज़ों को हम समअप करते हुए देखें तो कोई भी ऐसी खबर यहाँ नहीं है जिसे हम रिलायंस इंफ्रा के लिए पॉजिटिव कह सकते हैं। कंपनी एग्रेसिवली अपने स्टेक बेच रही है और फाइनेंशियल पे भी जो पॉजिटिव नंबर दिख रहे हैं उसमें स्टेक सेल से आए हुए पैसे का बहुत बड़ा हाथ है। साथ ही एक काफ़ी पुरानी खबर से भी आपको रूबरू करा दूं कि रिलायंस इंफ्रा ने मुंबई पावर बिजनेस के अपने 100% स्टेक को अदानी ट्रांसमिशन को बेच दिया है। तो अब जो हमें रेवेन्यू मॉडल पे आपको दिखाया था ना कि मोर देन 80% रेवेन्यू फ्रॉम पावर ट्रांसमिशन चार्जेस, तो इस सेगमेंट में भी स्टेक सेलिंग हो रही है। तो अब आप यहाँ बताएं कि आप किसी ऐसे बिजनेस पे दाव खेलना चाहोगे जो बिजनेस को रन करके पैसा कमाने की बजाय अपना स्टेक सेल करके पैसा ले रहा है। और अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप का क्या हाल है ये किसी से छुपा बिल्कुल नहीं है। फाइनेंस की हालत किसी से छुपी हुई नहीं है। अब बात करते हैं बॉटम लाइन यानी मेरी लाइन। मुझे क्या लगता है, तो जैसा कि आपने इनका रेवेन्यू मॉडल देखा जहाँ पे रेवेन्यू में दम नहीं, और जो ट्रांसमिशन चार्जेस से आ रहे थे वहाँ पे भी वो पैसे, वहाँ पे भी वो चीज़ों को स्टेक सेल कर रही है। जब आपने फाइनेंशियल देखा तो फाइनेंशियल में भी जो लास्ट फाइनेंशियल में उन्हें प्रॉफिट दिखा उसका रीज़न भी स्टेक सेलिंग था। तो कहने का मुद्दा ये है कि रियल ग्राउंड लेवल पे ना वर्किंग है ना रियल ग्राउंड लेवल पे पैसा है। उस कंडीशन में और जहाँ पे एक प्रोमोटर होते हैं ना दमदार, जिनकी आवाज़ में दम होता है, जिनकी बात में दम होता है, जिनकी बातों पे पैसा लगाया जा सकता है, जैसे टाटा मोटर, भले ही दिन खराब चल रहे थे वो अलग बात थी, लेकिन जब सामने से चेयरमैन ने कुछ बात बोली तो वो उनकी बातों में दम था, उनकी मार्केट में एक वैल्यूएशन थी जिस वैल्यूएशन पे लोगों ने टाटा मोटर में लगाया। या कल मैंने विप्रो की वीडियो बनाई थी, विप्रो में नवंबर में प्रेम जी ने क्या बोला और उसके बाद विप्रो में क्या तेजी हुई। तो प्रेम जी की आवाज़ में दम है, उनकी बातों में दम है, मार्केट में रेपुटेशन है। तो ये सब स्टॉक एक ग्राउंड लेवल पे वर्किंग भी दिखाते हैं आगे चल के, और मार्केट उनकी बातों को रिस्पेक्ट भी करता है। वहाँ पे ऑपरेटर की गुंजाइश नहीं बचती है और वहाँ पे रियल में इन्वेस्टर को पैसा बनता है। लेकिन वही चीज़ जब हम रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर पे आते हैं तो वहाँ पे जो बोलने वाले हैं कि हम डेट फ्री करेंगे, ना उनकी बात में दम है, ना कंपनी के वर्किंग में दम है, ना कंपनी ने मार्केट में कुछ ऐसा बना रखा है। उस कंडीशन में मुझे पर्सनली लगता है कि भले ये कल की डेट में ऊपर चला जाए वो अलग कहानी है, मैं पर्सनली नहीं पसंद करूंगा। अगर कल के डेट में मुझे जब ग्राउंड लेवल पे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हुई होती हुई दिखेंगी
तब जरूर हम इसमें गेम प्ले कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो इसकी सबसे अच्छी मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि मैंने पहले भी बोला कि इसमें अब एक ऑपरेटर बेस्ड गेम खत्म हो चुका है। मार्केट एक सही वे में बाय सेल दे रहा है और ऊपर नीचे कर रहा है। वहाँ पे आपको अगर कोई मोमेंटम ट्रेड करना हो, कुछ उस तरीके से करना हो, तो आप उसका गेम प्ले कर सकते हैं। उसके अलावा या उससे ज़्यादा मुझे कुछ खास लगता नहीं है। जैसे अभी 34 का एक रेसिस्टेंस है, तो 34 के रेसिस्टेंस के ऊपर में अगर ये चलता है तो आपको थोड़ा और ऊपर चल के पैसे दे सकता है। तो इस तरह की कहानी आप प्ले कर सकते हैं। लेकिन आप अगर कोई पैसा लगा के दाव वाला रिस्क लेना चाहते हैं तो उससे बेहतर मैं कहूँगा वोडाफोन और यस बैंक के बारे में, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो ये है मेरी क्रिस्प क्लियर राय। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं भी एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर विद रीज़न बताएं, जिससे कि हम भी अप्रिशिएट कर सकें आपकी नॉलेज को, और प्यार देते रहें, शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।